हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में कि जीएसटी की कितने टाइप्स होते हैं और किस टाइप्स का प्रयोग कहाँ पे, कौन सा जीएसटी लगता है, कहाँ पे करते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज की क्लासेस में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन से समझाया है। किससे समझाया है? एक प्रेजेंटेशन से, कि जब भी अगर कोई कहे टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। पहला जो है वह है सीजीएसटी। क्या है? सीजीएसटी, जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई पूछे सीजीएसटी स्टैंड फॉर, तो क्या बताएंगे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यह होता क्या है? यह एक ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। क्लियर है? सेकेंड जो हमारा जीएसटी का टाइप्स आता है वह है एसजीएसटी, जिसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यह राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा ही वसूला जाता है। मतलब जहां पे सीजीएसटी आ जाए, समझ जाना यह पैसा किसके खाते में आने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाने वाला है। और जहां पे एसजीएसटी आ जाए, क्या समझना, यह पैसा कहाँ पे जाना है? राज्य सरकार के में खाते में जाने वाला है। और अगला है क्या? आईजीएसटी। और आईजीएसटी को बोला गया है क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान देना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यह एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और इसी के द्वारा वो वसूला जाता है। और उसके बाद से वह सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जो रूल इसका बना है वो अपने हिसाब से डिवाइड कर देता है टैक्स। उसके बाद से अगला है यूटीजीएसटी। तो यह आप कभी कभी यह नाम सुनेंगे, कभी कभी आएगा, हमेशा नहीं आता। और इसीलिए कभी भी टाइप्स ऑफ जीएसटी में लोग ज्यादातर 3 ही बताते हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। यूटीजीएसटी आप लोग गूगल पे अगर कहीं जगह सर्च किए होगे तो बहुत कम मिलेगा, सबसे यही 3 जीएसटी मिलेगा। अब यूटीजीएसटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरीज नाम सुने हो ना? केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। मतलब हमारे यहाँ जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उस पे जो लगता है वो टैक्स कौन सा लगता है? यूटीजीएसटी। क्या लगता है? यूटीजीएसटी। 2-4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम बता दीजिए। पांडिचेरी, चंडीगढ़, ये सब क्या है हमारे? दादरा नगर हवेली, ठीक है। ये सब क्या है हमारे? जी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर तो हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो उस राज्यों में जो लगता है, क्या लगता है? यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब समझने की कोशिश करना। अब यह क्यों हम बताए हैं? बताए हम इसलिए हैं क्योंकि अब हम लोग टैली पे जब काम करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आप खुद करोगे तो आप खुद करोगे कि जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सीजीएसटी लगाएं कि यह जीएसटी लगाएं कि दोनों लगाएं, आईजीएसटी लगाएं या यूपी जीएसटी लगाएं। अब कब कौन सा लगाएं, यह जब तक क्लियर नहीं होगा
तब तक आगे आप काम नहीं कर पाओगे। टीयूटी जीएसटी वाला तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, केंद्र शासित राज्यों में या अदर किसी राज्य में नहीं लगेगा। हाँ, सी जीएसटी, ये जीएसटी, आई जीएसटी के लिए अच्छे से रूल बनाए गए हैं, ठीक, उस पर काम करना होगा, हमको समझना होगा। तो चलिए, हाल ही में आपको पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ सप्लाई, याद है? टाइप्स ऑफ सप्लाई, कितने टाइप्स होते हैं? बोलो, शनिवार को पढ़ाए थे छुट्टी करते समय, भूल गया? 4 टाइप्स। कौन कौन से? इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। सब भूल गया? इतना जल्दी भूल जाता है, वाह! सब पढ़ाई हो रहा है तुम लोग का, मजाक बना लिए हो। 3-4 दिन छुट्टी हो जाता सब कुछ खत्म। चलिए, तो आते हैं उसी रूल पे, हमको जीएसटी भी लगाना है। तो चलो, हमने जो अगला लिखवाया है वही उसके बारे में लिखवाया है। कहा जा रहा है सेल ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, मतलब चाहे कोई गुड्स बेचे या खरीदे, या कोई सर्विस बेचे या खरीदे, वहां पे आपको इन दोनों का रूल लगाना होगा। किसका किसका? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो याद करो, इंट्रा स्टेट के बारे में क्या पढ़ाया था, याद है? कि जब हम वो सामान, वह गुड्स या सर्विस अपने ही राज्य में क्या करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। मतलब उसे बोलते हैं लोकल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? लोकल ट्रांजैक्शन। तो बोला जाता है कि जब सेम राज्य में आप खरीदोगे बेचोगे, तो वहां पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब अगर मान लो आप हमसे कोई सामान खरीदने आए और हमारा जो व्यापार चल रहा है वो यूपी में है, और आपका भी व्यापार चल रहा है वो यूपी में है, चाहे कोई सामान खरीदो चाहे कोई सर्विस लो, जब हम टैक्स लागू करेंगे तो क्या लागू करेंगे? सीजीएसटी और या जीएसटी। मतलब जो बिल बना के देंगे उस पे लिखा रहेगा सीजीएसटी और या जीएसटी। सेंट्रल टैक्स इतना रुपया और स्टेट टैक्स इतना रुपया। अगला है इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट में बोला गया आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। अब समझो, मतलब अब इंटर स्टेट का मतलब क्या बताया था हमने? दो राज्यों के बीच जब आपस में ट्रांजेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। बोलिए, जैसे मेरा व्यापार है बिहार में और आपका व्यापार है यूपी में, या मेरा व्यापार है यूपी में आपका व्यापार है दिल्ली में, समझ में आ रहा है? तो वहां पे जो जीएसटी हम लागू करेंगे वो कौन सा जीएसटी लागू करेंगे? आईजीएसटी लगाएंगे। मतलब हम क्वेश्चन करते समय देख लेंगे कि हमारा सप्लायर, हमारा कस्टमर मेरे ही राज्य का है, तो वहां पे जब भी टैक्स लगाना होगा तो सीजीएसटी और एस जीएसटी लगाएंगे। लेकिन जिससे हम खरीद रहे हैं और जिससे हम बेच रहे हैं, अगर वो दूसरे स्टेट का है तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा? हमेशा आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्लियर है सबको? यह कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे इसी पैटर्न पे हमको काम करने हैं। यह तो आना ही आना चाहिए, ठीक है? चलो, ये हमने आपको जो लिखवाया है मैंने आपको यही एक एक करके समझाया है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बना ले जाओ, मतलब कर ले जाओगे अगर आ गया क्वेश्चन तो। किसी कोई डाउट है तो पूछो। नोट्स में है, हाँ, साफ सब लिखा गया है। पढ़ते नहीं है नोट्स में आप लोग? ये पढ़ा चुके हैं हम, अभी तो रिवाइज करा रहे हैं। नोट्स में देखिए किस नंबर पे है, पेज नंबर बताओ। हाँ, 17 नंबर पे चेक करिए। इनवर्ड सब मतलब इंटर स्टेट आउटवर्ड सब कहाँ है जीएसटी?
सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, उसको बराबर बराबर बांटो, इसको बांट देगा, स्टेटों में अपना हिसाब ले लेगा, उसको दोनों में बांट देगा। क्या क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह हम आपको इसलिए बताए हैं प्रेजेंटेशन से, और यहाँ से डायग्राम बना के इसलिए बताए हैं, थोड़ा सा इससे समझना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है? नहीं तो नोट्स में आपको दिया गया है और बताया भी गया है, आप लोग एक एक करके उसको पढ़िएगा, समझिएगा, इस्तेमाल करिएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो दो जी नोट्स, यही था हमारा, ये हमने बता ही दिया आपको। अच्छा, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चलिए देखते हैं, इसके लिए नोट्स खोलना पड़ेगा। इसके लिए आते हैं फिर से, ये तो मेरे पास होगा रजिस्ट्रेशन वाला, हाँ यही वाला इसमें है। देखिए तो यहाँ पे यह है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, क्या दिया अगला? अंडर जीएसटी, मतलब ध्यान देना, अब अगर जीएसटी में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है और कितने अंकों का मिलता है, और उसमें किस इंटरफेस को क्या कहते हैं, यह समझना हमको बहुत ही जरूरी है। तो देखो बताया जा रहा है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन each business will be allocated a unique 15-digit unique PIN based registration number, ठीक है? दिस इज कॉल्ड जीएसटी, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर एक बिजनेसमैन को एक 15 नंबर का यूनिक, ठीक है, जीएसटी नंबर एलोकेट किया जाएगा। वो भी किसके बेस पे रहेगा? पेन के बेस पे रहेगा, मतलब पेन कार्ड, जिसे बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। मतलब जब हम जाएंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमको 15 अंक का जीएसटी नंबर मिलेगा। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस आईडी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो टैक्स पे कौन कर रहा है। और सबका जीएसटी नंबर क्या होता है? यूनिक होता है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन वो जीएसटी नंबर किसके बेस पे बना होता है? पेन के, मतलब जिसे बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। और अस्थायी जो खाता संख्या होता है सबका अलग अलग होता है, इसी कारण जीएसटी नंबर भी सबका अलग अलग होता है। अगर पेन नंबर सबका सेम होता तो जीएसटी नंबर भी मैच नहीं करता, आगे चल के दिक्कत हो जाती। तो परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसी पे बनता ही है। अगर पेन कार्ड आपका नहीं है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 अंक वही लेता है, 15 में 10 कौन रहता है? पेन कार्ड नंबर ही रहता है। उसके बाद से और 5 मिला के टोटल कितने बना दिए जाते हैं? 15। अब इसके लिए रूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, चलिए हम लोग उसको एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। अब देखो जीएसटी से पहले हमको पहले 3 नंबर मिलता था, क्या कंपनी को क्या मिलता था? 3 नंबर, जिसे बोलते थे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, कब? जीएसटी से पहले। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, उसी 3 को क्या बोल रहे हैं? जीएसटी नंबर, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब देखो इसके बारे में बताया जा रहा है कि शुरुआत में जो 2 अंक मिलेगा आपको, शुरुआत में क्या जो 2 अंक मिलेगा उसे बोलते हैं स्टेट कोड, क्या बोलते हैं? स्टेट कोड। और उसके बाद से जो 10 अंक मिलेगा, कितने? 10 अंक मिलेंगे, वह होगा आपका पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद से 3 अंक, 10 दो कितना हो गया? 12, और 3 और मिला के कितना बना दिया जाता है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट वाले को एंटिटी कोड। उसके बाद से ब्लैंक वैसे नंबर दे देते हैं, चेक सम डिजिट, मतलब कैसे मिला के टोटल कितना कर दिया जाता है? 15। मतलब यह सेम कभी कभी हो जाएगा, लेकिन इससे चेंजिंग हमेशा मिलेगा। ये भी सेम हो सकता है, चेंजिंग किससे मिलेगा हमेशा? पेन नंबर। क्यों? क्योंकि सबका पेन नंबर यूनिक होता है, और इसीलिए जीएसटी नंबर भी सबका यूनिक होता है, कुछ ना कुछ नंबरिंग अलग होगा।
तो टोटल अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कि जीएसटी नंबर जो मिलेगा कितने अंक का मिलेगा, 15 अंक का। क्लियर है। अब चलिए, अब इसके लिए रूल बनाए गए हैं कि ऐसा नहीं सब कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा, और चाहता है तो सब कोई करा सकता है, लेकिन एकदम कंपलसरी नहीं है कि वो कराएगा, उसकी मर्जी। अगर चाहता है तो करा भी सकता है, चाहेगा तो नहीं भी करा सकता है। लेकिन अब कौन चाहेगा करा सकता है, कौन चाहेगा नहीं कराने के लिए, अब क्या इसके लिए रूल बनाए गए हैं वो हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। पेज नंबर क्या था, 17? नहीं, नेक्स्ट इस जीएसटी वाला किस पे, जो पढ़ाने वाले रजिस्ट्रेशन, पेज नंबर 18। हाँ, यही तो पढ़ाई दिया एडिशनल। हाँ, रजिस्ट्रेशन यही देखो लिखा गया, जो हम अभी लिखवाए हैं वहां पे, मतलब लिखवाए नहीं है, आपको इससे पढ़ाए हैं। बोला जा रहा है, देखो टीन, जिसे क्या बोलते थे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। मतलब पहले क्या असाइन किया जाता था जी, टीन नंबर दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को क्या मिलता है, जीएसटी नंबर, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, असाइन होता है। और यह जीएसटी कितने अंक का होता है, 15 डिजिट का होता है, जो पेन पे आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है, मैंने अभी जो समझाया और बताया। ठीक है। अब आते नीचे। ए अर्चना, क्या हो गया, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? अगला है लाइबिलिटी टू रजिस्टर। क्या दिया है, लाइबिलिटी टू रजिस्टर। मतलब कौन कौन से ऐसे बिजनेसमैन या पर्सन है जो व्यापार चलाते हैं, ठीक है, लाइबल है किसके लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है, ठीक है, देयर सोल्ड लिमिट। अब क्या लिमिट बताया जा रहे हैं, कर ऐसे बिजनेस, ऐसे व्यापारी जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है। अब यह होता क्या है, इसको समझिए। चलो पहले हम समझाते हैं क्या एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट, ये क्या होता है। इसे बोलते हैं एनुअल टर्नओवर, जिसे बोलते हैं एटीओ। क्या बोलते हैं, एटीओ। ए मतलब एनुअल, टी मतलब टर्नओवर, ठीक है, मतलब टोटल एनुअल टर्न ओवर। अब एनुअल टर्नओवर का मतलब एक व्यापारी साल भर में कितना, साल भर में, साल भर मतलब क्या समझते हो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितने रुपए का सेल करता है, मतलब माल बेचता है, अब चाहे वह गुड्स चाहे वह सर्विस, उसी पूरे अमाउंट को, मतलब उसी टोटल अमाउंट को क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, टर्नओवर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। मतलब एक व्यापारी साल भर में कितने करोड़ का, कितने लाख रुपए का माल बेचा है, उसी क्या बोलते हैं, एनुअल टर्नओवर। क्लियर है सबको। अब कमाई मत देखने लगे ना, कमाया कितना नहीं, कितने लाख रुपए का बेच दिया। अगर उस साल टोटल 5 लाख रुपए का बेचा तो बताएंगे एनुअल टर्नओवर क्या है, 5 लाख। अगर 1 करोड़ का बेचा तो बताएंगे क्या है, एनुअल टर्नओवर कितना है, 1 करोड़। ठीक है। अगर 20 लाख का बेचा तो हम क्या बताएंगे, एनुअल टर्नओवर क्या है, 20 लाख। मतलब साल भर में गुड्स या सर्विस कितने लाख रुपए का बेच रहा है, कितने रुपए का बेच रहा है, उसे हम बोलते हैं एनुअल टर्नओवर।
समझ आया सबको? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? आज के बाद अगर कोई पूछे कि एनुअल टर्नओवर क्या होता है तो क्या बताओगे? टोटल सेल अमाउंट। ठीक है। अब चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, अब कोई पूछे टोटल सेल अमाउंट किसका? उस फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है। अब कहो सर फाइनेंशियल ईयर का डेट क्या है, तो बता देना 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक? 31 मार्च। क्लियर है? चलो तब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कोई बात नहीं है तो आपने बता दिया। अब देखो इसमें और पॉइंट है, टैक्सेबल एग्जेम एक्सपोर्ट। अब टैक्सेबल किसे कहेंगे? वह बिजनेस जो किसी गुड्स को बेचता है या खरीदता है, या किसी से वो सर्विस को बेचता है या खरीदता है, मतलब परचेज भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। अगर किसी गुड्स को परचेज करता है या सेल करता है और उस पे जीएसटी के अंडर में टैक्स है, क्या है? टैक्स है। अब चाहे वो 5% टैक्स वाला गुड्स हो, चाहे वह 12% वाला हो, ठीक है, वह 28% वाला हो, या 18% वाला हो, या 3% वाला हो। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी परसेंट वाला हो, मतलब उस पर जीएसटी है 1% भी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? टैक्सेबल गुड्स आर सर्विसेज। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल गुड्स आर सर्विसेज, मतलब वो सभी वस्तुएं, वो सभी सर्विसेज जिसपे टैक्स लागू होता है, टैक्स है जीएसटी के अंडर में, उसे क्या बोलेंगे? टैक्सेबल। टैक्स एबल मतलब वह गुड्स जिसपे टैक्स क्या होगा? एबल होगा, लगाया जाएगा। तो समझे? अब अगला है एग्जाम। क्या है? एग्जाम। तो बोला गया है एक बिजनेसमैन किसी गुड्स को या सर्विस को बेचता है या खरीदता है, उस पे 1% टैक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है? मतलब टैक्सेबल को भी शामिल किया गया है, एग्जेम्प्टेड को भी शामिल किया गया है। और एक्सपोर्ट सप्लाई मींस एक देश से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम लोग क्या करते हैं, माल को सप्लाई करते हैं, ठीक है, आयात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि बाबू ध्यान देना, वहां पे एक्सपोर्ट हो जा रहा है, इंपोर्ट हो जा रहा है, और इसीलिए वहां पे भी क्या होगा? यह नियम, ये रूल फॉलो करने होंगे, क्या जो हम पढ़ाने वाले। क्लियर हो गया? तो चलो, अगर कोई पूछे टैक्सेबल गुड्स क्या होता तो क्या बताओगे? वह सभी वस्तुएं, वह सभी सेवा जिसपे जीएसटी में 1% टैक्स है, उसे हम बोलते हैं टैक्सेबल। 1% टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड। और एक देश से दूसरे देश में अगर माल को हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जी। क्लियर है इस पे? लेकिन ध्यान देना, इसके लिए शर्त क्या है? एनुअल टर्नओवर, एक साल में क्या? तो चलिए इसके लिए भी अब अगला है, रीजन बता रहा है इसका क्या क्या है और क्या होना चाहिए इसका। कुछ लोगों को कहानी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, यही कहानी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो कल आप लोग सिर पकड़ के बैठ जाना और कहो सर हमको समझ में नहीं आ रहा, हम भी कहेंगे भगोगा तो जाओ हमारे पास मत आओ, हम नहीं समझा पाएंगे। चलिए, अब देखो लिमिट क्या दिया गया है आम लोगों के लिए या किसी के लिए भी, ठीक है, तो बताया जा रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। क्या? स्पेशल कैटेगरी स्टेट। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में दिया गया अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा,
हिमाचल प्रदेश। इसको एक दर्जा दिया गया है जीएसटी में, जिसे बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट। क्या बोला गया है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट। क्यों दिया समझिए अभी। और बोला गया है कि टर्न ओवर देयर सोल्ड 20 लाख। मतलब अगर इस स्टेट से आते हैं, वो किस स्टेट से? इस स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से लेके हिमाचल प्रदेश तक, ठीक है, उसका लिमिट क्या है? 20 लाख। मतलब 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक अगर वो 20 लाख रुपए का क्या किया है? सेल कर दिया है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या करना होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले 10 लाख था, अब चेंज हो गया। हमेशा चेंज होता रहता है। ये मत करो सर जी पढ़ा दिए, क्या गलती पढ़ा दिए। पहले 10 लाख था, अब 20 हो गया है। आगे चल के और बढ़ सकता है, चाहेंगे तो घट भी सकता है। हम नहीं चाहेंगे, जो इसका डिपार्टमेंट है। चलिए, उसके बाद से लिखा गया द रेस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद से जितने स्टेट आएंगे उसका लिमिट क्या रखा गया है? 40 लाख रखा गया है जी। अगर 40 लाख है सालाना टर्नओवर, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा? कराना होगा। इतना सबको समाया। हाँ, अभी समझो, बता रहे। अभी नहीं बोले, बताएंगे। देखो, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तक जितने हैं यह, अब ऐसा नहीं कि पहले अरुणाचल आएगा तब असम आएगा तो मणिपुर आएगा। हमने लिख दिया है कि इतने स्टेट आएंगे। इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, इनकी आर्थिक स्थिति प्लस वहां का पॉपुलेशन प्लस वहाँ जो एरिया होता है वहाँ पहाड़ी इलाका, ठीक है। सबसे पहले यह पहाड़ी इलाका है, ठीक है। यहाँ पे व्यापार अच्छे से बहुत ज्यादा चल नहीं पाता, पॉपुलेशन कम, इसके चलते और व्यापार नहीं चल पाता है। और वहाँ की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। इसीलिए आप बताओ, हम लिमिट रख दे कि 100 नंबर पाओगे तो हम क्लास में पढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि शिक्षक क्या है 20 नंबर पाने का, तो क्या करेगा? ना कभी 100 नंबर पाएगा ना हमारे क्लास में पढ़ेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट बहुत होशियार है, जानता है वहां का आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर है, व्यापार थोड़ा कम चलता है। तो ऐसा होता है कि केवल बारिश से बारिश, उसके चलते दिक्कत हो जाती है। तो ये आंधी तूफान, मतलब बहुत कुछ होता रहता है उस एरिया में, ठीक है। लोग बहुत परेशान रहते हैं वहां पे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनवाते हैं, पता चला साले को उठा गया, दिक्कत हो जाती है। फिर से हम न्यू बनवाओ, ठीक है। तो बहुत दिक्कत है वहां पे। इसके लिए गवर्नमेंट सोच रहा है कि अगर हम लोग लिमिट ज्यादा दे दिक्कत हो जाएगी, तो वहां की स्थिति के हिसाब से उसने लिमिट रख दिया कितना? 20 लाख, ठीक है। क्या रख दिया? 20 लाख। अगर 20 लाख भी हो जाता है सालाना टर्नओवर ना, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नहीं कराएगा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया, उसको जितने स्टेट आते हैं भारत में, ठीक है, कहाँ पे? भारत में। उसके बाद से जितने स्टेट हैं सबका लिमिट क्या रखा गया है? 40 लाख। अगर 40 लाख है तो कराइएगा, और नहीं है तो नहीं कराइएगा। या वैसे नॉर्मल रूल लिखे गए हैं, लेकिन ये करा सकता है, ठीक है। इतना लिमिट है, कम रहेगा तो भी करा सकता है। मतलब इतना है तो कराना ही कराना पड़ेगा, इसके अंदर हमें आ गए हो आप, इतना आपको तो पे करना ही पड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कम रहेगा, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, कितना हो अमाउंट हो, चाहेगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते। मतलब गवर्नमेंट ने इसलिए लिमिट नहीं रखा है कि आपका 10,000 साल भर में सेल होता है या 2 लाख सेल होता है, अब रजिस्ट्रेशन मत कराइए। मतलब कहता है गवर्नमेंट कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर में आते हो तो हम तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके दायरे में आ गए हो, हम पूछेंगे क्यों नहीं कराए हो। लेकिन तुम चाहते हो कि अगर कम है फिर भी हम व्यापार को सिस्टमेटिक तरीके से चलाना चाहते हैं कि बार बार दौड़ना ना पड़े, इधर उधर टैक्स ज्यादा से ज्यादा देना ना पड़े, उसके लिए कम रहेगा तो भी करा सकते हो। बोलिए, हमारी बात है आपको क्लियर है ना जी? ये रूल है, ये थ्योरी, ये जो लॉ बनाए गए इसमें लिखा गया है, वही हम आपको पढ़ा रहे समझा रहे हैं।
ये हम अपने तरफ से नहीं समझा रहे, एक भी पॉइंट हम अपने तरफ से, बस हाँ समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट 40 है हम यही नहीं करेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 जो हम 20 वहां पे यही नहीं करेंगे 30 हो जाएगा। हाँ जब चेंज होगा फिर से चेंजिंग वाइज हम लोग बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। क्लियर सबको? चलिए, लेकिन कुछ इनके अलावा भी बोला गया, अगर 20 ना हो तो भी करा सकता है, 40 ना हो तो भी करा सकता है, ये रहेगा तो कराना ही कराना होगा। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लिमिट भी इतना नहीं है और चाहते हम कराए ना, फिर भी उनको कराना पड़ेगा, मतलब कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, चाहे 10 रुपए का बेचो चाहे 50 का बेचो, अगर मन नहीं है कि नहीं कराएंगे, अगर उस रूल के अंतर्गत आ गए तो कराना ही पड़ेगा, अगर नहीं कराओगे तो आपका दुकान बंद हो जाएगा, ठीक है, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। ये तो हम ऑप्शन दिए हैं अभी तक कि करा सकता है, कोई भी करा सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लिमिट पार नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ बिजनेस उनका है कि उनको गवर्नमेंट उसके अंदर में रख दिया, भले ही आपका 1 लाख हो चाहे 2 लाख, और किसके लिए? इसके लिए मैंने हेडिंग लिखवाया है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं जिनके लिए मैंडेटरी है, भले ही 20 लाख ना हो चलेगा, 40 लाख ना हो चलेगा, फिर भी रजिस्ट्रेशन उनको कराना ही कराना पड़ेगा। कौन कौन है? तो लिस्ट बना के रखा, कहाँ बताइए, नोट्स में दिया, पढ़ लेना। हाँ क्या करेगा, बनवा दो तो फिर से कुछ खरीदे हुए आपका जीएसटी मर दे दो तो टैक्स तो भरना पड़ेगा, एक सी को पकड़ के रिटर्न भरना था, उसका खर्चा पानी देना था, मतलब गवर्नमेंट के डायरी में आ जाओगे ना। चलिए,